अगला टॉपिक आज पढ़ना है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन ये y अगर फंक्शन ऑफ x हो और x और y की वैल्यू है, x की वैल्यू है 0, x जब रखेंगे तो y मिलेगा। मान लीजिए सपोज ये x1 मिला तो ये y1 मिला, x2 मिला तो ये y2 मिला, फिर यहाँ xn मिला तो ये मान लीजिए कि ये जो वैल्यूज है ये इक्वल इंटरवल पे, मतलब x0 x1 के बीच का जो गैप है वो इक्वल है, फिर x1 x2 का वही गैप है जो x0 x1 के बीच है। मान लीजिए सपोज इसकी वैल्यू है 10 तो इसकी 15 तो इसकी 20 तो इसकी 25 तो इसकी 30, मतलब जो स्टेप्स के बीच का जो गैप होगा वो इक्वल, इंटरवल समान। और जो इंटरवल होगा, जो इनके बीच का गैप होगा, उससे हम h से रिप्रेजेंट, मतलब अगला टर्म अगर x1 निकालना है तो वो कैसे आएगा, x0 में h जोड़ के, x2 निकालना है तो वो कैसे आएगा, x1 में h जोड़ के, x3 निकालना है वो कैसे आएगा, x2 में h जोड़ के, या इसी को ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ये वैल्यू यहाँ पे रख दें, क्या हो जाएगा, x0 प्लस 2h हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना। इसी तरह xn निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, x0 प्लस h। ये ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करके n से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि इंटरपोलेशन है क्या। मैंने आपको एक दिन इंटरपोलेशन बताया है क्या। इंटरपोलेशन का मतलब है जो रेंज आपको दी हुई है, जैसे यहाँ x0 से xn पे वैल्यू दी, इस x0 से xn में से किसी बीच के किसी पॉइंट पर अगर x की वैल्यू लेके y की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो वो कहलाएगी प्रोसेस, वो टेक्निक कहलाएगी इंटरपोलेशन। मान लीजिए कि x0 की वैल्यू है 10 और xn की वैल्यू है मान लीजिए 100, इक्वल स्पेसिंग है तो ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, आगे ऐसे करते हुए 100। अब मान लीजिए कि आपसे कह रहा है x इज इक्वल टू 25 पर y कैलकुलेट करिए, तो ये देखो 10 से 100 के बीच में है x इज इक्वल टू 25, बीच की वैल्यू ले रहे हैं अपन। तो अगर उस बीच की वैल्यू पर y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें तो वही कहलाएगा इंटरपोलेशन, वो टेक्निक कहलाएगी इंटरपोलेशन। तो जब गिवन रेंज में किसी मिड वैल्यू के लिए हम दूसरे फंक्शन जो उसका जिस पे वो फंक्शन डिपेंड है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे वहां यहाँ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो वो टेक्निक कहलाती है इंटरपोलेशन। और अगर उस रेंज से बाहर की कोई वैल्यू लेते हैं, जैसे अगर 105 पे वैल्यू निकालने को कहें या 5 पे वैल्यू निकालने को कहें तो वो कहलाएगा एक्सट्रापोलेशन। यहाँ पे अभी इंटरपोलेशन पढ़ना है इसलिए इंटरपोलेशन के क्वेश्चन पर कर दिए। तो दो मेथड है इक्वल इंटरवल इंटरपोलेशन निकालने के लिए, दो मेथड है। अगर इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन तो दो मेथड आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, और अगर अनइक्वल इंटरवल का है तो उसके लिए भी दो मेथड आपके सिलेबस में दिए हुए। तो आज अभी इक्वल इंटरवल के दोनों मेथड अपन एक साथ करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसी क्वेश्चन में दोनों के फार्मूले लिख देंगे और उसी क्वेश्चन में एक साथ सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाएंगे। क्वेश्चन से डायरेक्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द सेल फॉर ईयर 1966।
1966 ईयर में सेल कितनी हुई उसका एस्टिमेशन करना है आपको इस मेथड से। एक जगह दिया है ईयर, ईयर दिया है 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, ये ईयर दिया है। अब यहाँ पे दिया है ईयर के बाद सेल, सेल इन 1000 दिया, 1000 में सेलिंग दिया हुआ है ना। तो 12, इसका मतलब 1931 में 12,000 सेलिंग थी, 12,000 सेलिंग थी। 1941 में 15,000 सेलिंग थी। 1951 में 20 थी, 27 थी, 39 थी और 50। अब 1966 में सेलिंग निकालना है। मेथड का नाम नहीं दिया कि आपको फॉरवर्ड से निकालना है कि बैकवर्ड से निकालना है, ठीक है। अब देखो फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों लगा के निकालते, तो पहले आप से वो बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखो सोल्यूशन। अब देखो आप यहाँ पे पहले देख लोगे, जब नहीं दिया रहेगा तो आप ये देखोगे कि ये इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है कि अनइक्वल इंटरवल का है। इक्वल इंटरवल का क्वेश्चन है तो दूसरे फार्मूले लगेंगे, अनइक्वल इंटरवल का है तो दूसरे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1931, 41, 51, 61, 71, 81 तो इक्वल इंटरवल है, सब में 10-10 की स्पेसिंग है। तो लिखें हियर given interval, here the given interval is equal and h is equal to 10। h की वैल्यू क्या है, इक्वल इंटरवल है तो किन्हीं दो टर्म के बीच की स्पेसिंग ही, किन्हीं कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो गैप है वही h कहलाएगा। तो गैप है 10-10 का, इसलिए h की वैल्यू हो गई। अब टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लो ईयर और इसको मान लो x, ईयर को मान लो x और यहाँ पे लिख लो सेल, इसको मान लो y। अब यहाँ पे वही लिख लो 1931, 1941, 51, 61, 71, 80। यहाँ पे वही 12, 15, 20, 27, 39, 50। ये y। अब अगली टेबल बनेगी यहाँ डेल y, फिर यहाँ बनेगी डेल 2y, ऐसे आगे बढ़ती है। अब ये बनेगी कैसे वो समझना है ना। तो ये कैसे करेंगे, अगले टर्म में पिछले टर्म को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो 12 में 15 में 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ गया, फिर 20 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ जाएगा, 27 पे 20 करेंगे 7 आ जाएगा, 39 पे 27 करेंगे 12 आ जाएगा और यहाँ करेंगे 13 आ जाएगा। समझ आया डेल वाई कैसे करेंगे, डेल ये टेबल कैसे आएगी समझ में आया, अगले टर्म में पिछले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। सबको समझ में आ गई टेबल? यस सर। चलो अब ये डेल 2y कैसे निकालेंगे, 3y, अगले में पिछले को हटाओ तो 5 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में 5 करेंगे 2, 12 में 7 करेंगे 5, 13 में 12 करेंगे 1, ये डेल 2y आ गया। अब अगली टेबल बनेगी डेल 3y, डेल 3y बनेगा, डेल 3y बनेगा। तो डेल 3y में भी वही प्रोसेस, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया, 5 में 2 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, 1 में 5 सब्ट्रैक्ट किया -4 आ गया। समझ आया नहीं आया? फिर डेल 4y सेम पैटर्न पे करते जाना, 3 में 0 सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया,
-4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -4 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या वैल्यू है? -7। -7, बिल्कुल सही। फिर del 5y, -7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा? माइनस। जब वैल्यू 1 बचे तो वहीं पे टेबल क्लोज हो जाए। टेबल कैसे बनाना है, मेरे ख्याल से वो बात समझ में आ गई होगी। है, समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। अब फार्मूला लिखना है ना? देखिए, बाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, बाई न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, y इक्वल टू y0 प्लस u del y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2y0 u माइनस 1 u माइनस 2 del 3y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 del 4y प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 u माइनस 3 u माइनस 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 del 4y0। आगे आप जहां तक जरूरत है वहां ये del 5 यहाँ पे del 5y0, आगे आप जहां तक फार्मूला जरूरत होगी वहां तक लिख देंगे। ये सीक्वेंस समझ में आ गया आपको? y0 प्लस u del y0, फिर इसकी पावर बढ़ना है, इसमें सब्ट्रैक्शन घटना है ना? याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, सिंपल सा है फार्मूला। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, वेयर u इज इक्वल टू, u की वैल्यू लिखो, वेयर u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, ये u की वैल्यू, ये फार्मूला है। फार्मूला पहले आप इत्मीनान से लिख लें, फिर बाकी का काम बाद में करेंगे। लिख लिया फार्मूला आपने? यस सर। लिख लिया? अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो समझना है आप। ये y0 ये वाली वैल्यू हो गई, ये पहली वाली, इसको गोला कर दीजिए। पहली वाली वैल्यू y की जहां से शुरुआत हो गई वो 12y0 हो गया। del y की टेबल में कॉलम में पहली वैल्यू ये हो गई। del 2y0 इस टेबल इस कॉलम में 2 हो गया। del 3y 0 हो गया। del 4y 3 हो गया y0, और del 5y0 -10 हो गया। मतलब जिसकी वैल्यू चाहिए उसी के कॉलम में आइए और पहली वैल्यू को ले लीजिए, वही हो गया del y0 या del 2y0 या del 3y0 जो चाहिए। समझ आ गया आपको? यस सर। अच्छा, अब देखो दूसरी कौन सी वैल्यू आपको चाहिए? u चाहिए, तो u यहां से निकलेगा। x0 क्या हो गया? ये हो गया 31। x के कॉलम में जो पहली वैल्यू है वो क्या हो गई? x0। x क्या हो गया? x वो वैल्यू होगी जो क्वेश्चन में जिस वैल्यू पे वैल्यू निकालने को आपको कहा हो। यहाँ पे ये लिखें हियर 66। हाँ, x इज इक्वल टू 1966। यहाँ पे x की वैल्यू है 1966। अगर कहता कि 1975 पे निकालिए तो x की वैल्यू 1975 आ गई। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि x की वैल्यू दी ही नहीं, तो उस कंडीशन में अगर नहीं दिया है
तो आप x की जगह में कुछ नहीं रखेंगे, तो ये क्या है, वैल्यू ना आके x का एक इक्वेशन मिल जाएगा आपको, वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर x की वैल्यू दी है तो कांस्टेंट के फॉर्म में आंसर आ जाएगा, नहीं दी है तो x के फॉर्म का एक इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? चलिए, x हो गया 1966, x0 क्या हो गया, x0 1931 और h कितना है 10, तो u की वैल्यू क्या आ गई, u इज इक्वल टू 1966 माइनस 1931 अपॉन 10, यहाँ पे 35 अपॉन 10 आ गया, और दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 3 ये u की वैल्यू आ गई। समझ आया यहाँ तक आपको? यस सर। अब मैं ये टेबल मिटा देता हूँ, आप वैल्यू लिखे हैं, आप बता देंगे मुझे वैल्यू, है ना, 3203 माइनस, याद रहेगा वैसे। अब कैलकुलेशन आपको करना है ना, मेरा काम हो गया, कैलकुलेट कर लेना है। तो y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू है साइड 12 है ना, प्लस u यानी 3.5, डेल y0 की वैल्यू साइड 3 आई थी क्या? यस सर। 3 आई थी, प्लस u माइनस 1 की वैल्यू 3.5 इंटू 2.5, एक घट जाएगा तो 2.5 आ जाएगा अपॉन 2, और डेल 2 y0 की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी ना, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3.5, 2.5 और 1.5 अपॉन 6, और डेल 3 y0 की वैल्यू क्या आई, 0, तो ये 0 हो गई, पूरा 0 हो गया, प्लस u 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 यानी 24, और डेल 4 y0 की वैल्यू क्या है 3 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3.5, 2.5, 1.5, 0.5 और माइनस 0.5 है ना, अपॉन फैक्टोरियल 5 है आंसर, 5 इंटू यहाँ पे -10, यस सर। -10। अब इसको आप सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर है। मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। इसको सॉल्व करके आंसर बताइए फाइनली क्या था। क्या ही वैल्यू नहीं आना, सर 28.29। 28.29। अब आप हमको ये बताइए 1961 में वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में क्या दी थी 1961 पे, क्वेश्चन पे वैल्यू क्या दी 27, 1971 में 1971 में क्या दी है वैल्यू 39, है 39,
1971 Yes, sir. 39. 39। तो देखो दोनों के बीच की वैल्यू आ रही है, सही है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप क्वेश्चन को जान भी पाएंगे कि आपने सही किया या गलत। 1966 पे जो वैल्यू आएगी वो 1961 पे जो वैल्यू है और 1971 पे जो वैल्यू है उसके बीच की ही वैल्यू आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस तरह से आपको आंसर करना है। इसमें अब क्या समझ में नहीं आया वो आप मुझे बता दें। वैसे शायद गलत है वैल्यू ये, क्योंकि आंसर में तो 32.34 दिया, पर आएगी बीच की। यस सर 32.34 क्या रही है? 32.34. सही कैलकुलेशन करो भाई, ऐसे करोगे तो कैसे बनेगा? 32.34 आएगी लेकिन बीच की है। देखो ये वैल्यू भी उसके बीच की है। समझ आ गई वैल्यू आपको? बन जाएगा ये मेथड? मेथड बन जाएगा? यस सर। यस सर। चलो अब इसी क्वेश्चन को बैकवर्ड इंटरपोलेशन से करो। बैकवर्ड इंटरपोलेशन लिखो। बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल से इसको करना है। क्वेश्चन से बैकवर्ड इंटरपोलेशन टेबल में केवल नोटेशन चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। मैं जल्दी से बना देता हूं। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। x में है 31, 41, 51, 61, 71, 81। यहाँ पे है 12, 15, 20, 27, 39, 50। अब जब बैकवर्ड इंटरपोलेशन होगा तो ये नोटेशन उल्टा हो जाएगा, ऐसे नोटेशन हो जाएगा। ध्यान देना, नोटेशन जस्ट उल्टा हो गया, डेल का उल्टा हो गया। और कोई चेंज नहीं, बाकी कोई चेंज नहीं। ये निकालने का तरीका वही 3, 5, 7, 12, 13, 2, 2, 5, 1, 0, 3, -3, -7, -10। बाकी कोई चेंज नहीं। टेबल बनाने में कोई चेंज नहीं, केवल नोटेशन में चेंज है। बन गई टेबल आपकी। ये वैल्यू सारी पुरानी ही आएगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। नोट कर लो जल्दी। जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया? Yes, sir. चलो फार्मूला लिखो। बाई बैकवर्ड इंटरपोलेशन, बाई न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। बैकवर्ड की स्पेलिंग इंटरपोलेशन फार्मूला y इज इक्वल टू होता है yn। वहां पे फर्स्ट टर्म लेना है, यहाँ पे लास्ट टर्म लेना है, प्लस u डेल y है, प्लस u प्लस 1, वहां पे -1, यहाँ पे +1, डेल 2y प्लस u प्लस 1, u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 3y प्लस u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल 4y प्लस u प्लस 1, u प्लस 2, u प्लस 3, u प्लस 4
अपॉन फैक्टोरियल 5 del 5y, ये चेंज आ जाएगा फार्मूले में। फॉरवर्ड में यहाँ 0 रहेगा, बैकवर्ड में यहाँ लास्ट टर्म रहेगा, उसमें फर्स्ट टर्म, इसमें लास्ट टर्म, और ये नोटेशन का चेंज बस। यहाँ पे वहां पे -1 है, यहाँ पे +1, बाकी और कुछ। हाँ, अब इसमें वैल्यू क्या, u इज इक्वल टू क्या है, वेयर u इज इक्वल टू, u की वैल्यू भी लिख लो, u इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h। u इज इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h। अच्छा, अब इसमें देखो, अब इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, हियर यहीं पे लिख दें, रोटेशन में लिखें, हियर x इज इक्वल टू वही रहेगा 1966 की। xn की वैल्यू क्या है यहाँ, xn की कौन बताएगा, 1981। राइट, यहाँ पे लास्ट टर्म लेना है, h की वैल्यू तो यहाँ भी 10 ही रहेगी, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u की वैल्यू हो जाएगी 1966 माइनस 1981 डिवाइडेड बाई 10, कितना, -1.5। -1.5, बिल्कुल सही, u की वैल्यू आ गई -1.5। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर, yn की वैल्यू ये हो जाएगी, डेल yn की वैल्यू ये हो जाएगी, del 2yn की वैल्यू ये हो जाएगी, ऐसे बोला आप भी लगा दीजिए, del 3yn की वैल्यू ये हो जाएगी, del 4yn की वैल्यू ये हो जाएगी, और del 5yn की वैल्यू, उसमें ऊपर की वैल्यू कंसीडर करना है, इसमें नीचे की वैल्यू कंसीडर करना है, ये चेंज आ जाए। समझ में आ गई वैल्यू आपको। अब मैं ये मिटा देता हूं, आप वैल्यू नोट करिएगा, नीचे की वैल्यू लिखी रहने देते, उसकी जरूरत पड़ेगी ऊपर का मिटा देंगे। अब लिखिए आप y इक्वल टू yn, yn यानी 52 प्लस u यानी -1.5 del yn की वैल्यू 30 प्लस u -1.5 इंटू -0.5, एक जुड़ेगा ये बचेगा, डिवाइडेड बाई 2, del 2yn की वैल्यू है 1 प्लस यहाँ पे आएगा -1.5 -0.5 और प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 6 इंटू del 3yn की वैल्यू -4 प्लस -1.5 -0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 24 इंटू -7 प्लस -1.5 -0.5 0.5 into 1.5 into 2 डिवाइडेड बाई कितना 120 है ना, और इंटू -10। इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करके मुझे बताइए। यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि 2.5 पे वैल्यू निकालिए या 1.5 पे वैल्यू निकालिए या 0.5 पे वैल्यू निकालिए। इसका मतलब जब आप u निकालोगे, u इज इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन h, तो आप x की जगह में कुछ भी नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि किसी पॉइंट पे वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा। तो जब u में x ही बचेगा तो x की वैल्यू जब आप रखोगे तो पॉलिनोमियल मिल जाएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था। तो इसकी टेबल बना लेना है। तो पहले अगर इसको फॉरवर्ड से करें कि बैकवर्ड से करें?
फॉरवर्ड से फॉरवर्ड फॉरवर्ड से। तो यहाँ del y1 लिख लो, यहाँ del 2y लिख लो। अब del y क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे 1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे -1 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 9 आएगा, फिर इसमें से इसको घटाएंगे -2 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 10 आएगा, फिर del 3y आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 12 आएगा। ये बन गई टेबल, जहां एक वैल्यू आए वहीं पे रोक देना। अब फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लिख लो, y इज इक्वल टू क्या होता है, y0 प्लस u del y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2y0 प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del 3y0। बस आगे चाहिए नहीं, फार्मूला इसे क्लोज कर दो। Where u is equal to x माइनस x0 अपॉन h। यहाँ पे x की वैल्यू दी नहीं है, x0 कितना है 0 है, h कितना है 1 है। देखो h 0 1 2 3 कितने कितने का गैप आ रहा है, एक एक का गैप आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। h की वैल्यू क्या हो गई 1, तो u की वैल्यू क्या आ गई फाइनली, देखो x आ गई कि नहीं आ गई, u की वैल्यू क्या आ गई x माइनस x0 अपॉन h होता है, x0 की वैल्यू है 0 और h की वैल्यू है 1, तो u इज इक्वल टू फाइनली क्या आ गया x। इस फार्मूले में रख दो, तो y इज इक्वल टू y0 क्या है, del y0 क्या है ये, del 2y0 क्या है ये, del 3y0 क्या है, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, y0 की जगह में 1, u की जगह में x, del y0 की वैल्यू 1, x into 1 प्लस, अब u माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे del 2y0 की जगह क्या हो जाएगा -2 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, और यहाँ पे हो जाएगा इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पॉलिनॉमियल मिलेगा। ये सॉल्व आप करते रहना, मैं नहीं करता, कर लोगे ना, मल्टीप्लिकेशन करना है सिंपल सा, कर लोगे। देखो यहाँ से क्यूब मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से एक पावर मिलेगी, सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, बन जाएगा क्या? यस सर। बन जाएगा। तो ऐसे करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेना। एक क्वेश्चन छोड़, थोड़ा सा मैं हिंट और दे देता हूँ, लिखो एक क्वेश्चन में ऐसा भी पूछता है तो ऐसा भी लिखो, लिखे अगला क्वेश्चन लिखे, फाइंड या फाइंड नहीं, estimate number of students who obtained marks between 40 to 45, 40 to 42 नहीं 40 and 40, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको एस्टिमेट करने हैं जो 40 और 45 के बीच मार्क्स पाए। ठीक है, अब इसकी टेबल ऐसे दिया, क्वेश्चन ऐसे दिया, यहाँ पे लिखा है मार्क्स 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, और यहाँ 31, 42, 50, 31, 42, 50, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे 35 और 30, ये क्वेश्चन है आपका, है ना। अब इसको फिर रीअरेंज करेंगे तब फिर
पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर रीअरेंज करते हैं। मैं यहीं पे रीअरेंज कर देता हूँ बगल में। यहाँ पे लिखते हैं आंसर। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आंसर शुरू हो रहा है, ये आंसर टेबल। यहाँ पे टेबल, यहाँ पे ऐसे बनाए मार्क्स लेस देन, और यही हो गया एक्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है ही है, ये हो गया। अब देखो कैसे टेबल लेस देन एक्स, तो किससे लेस देन 40, 40 से लेस देन कितने लोग पाए हैं 31। यहाँ पे लेस देन 50, तो 50 से कम कितने पाए हैं। ये ऐसी टेबल बनाया होगा आपने, लेस देन अगर 50 करें तो 73 73 दोनों जुड़ जाएंगे, राइट। तो 73, 60 करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, 73 और 51, तो 4 124 क्या है ना, और फिर 70 करेंगे तो 124 में 35 और जुड़ गया, 159 हो गया क्या, है ना। और फिर 80 कर देंगे तो 190 हो जाएगा। यही बन रही है टेबल, ठीक है, समझ आ रही है टेबल। Yes, sir. इस टेबल से ये टेबल बन गई, है ना। अब फिर क्या करोगे, डेल वाई बना लो, डेल टू वाई बना लो, और आगे जिसकी जरूरत है। तो ये तो बड़ा आसान है, कैसे निकालोगे, ये तो ऐसे निकालोगे, यहाँ से इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 42, जिसको जोड़ के आएगा, इसमें से इसको घटाओगे क्या आएगा 51, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा 35, और इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा 31, यही आएगा। अब फिर इसमें से इसको घटाओ, 9 आ गया, इसमें से इसको घटाओ -16, इसमें से इसको घटाओ -4, फिर डेल 3y, इसमें से इसको घटाओगे -25, इसमें से इसको घटाओगे +12। अब एक डेल 4y और बना लो, इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा 37। टेबल समझ में आ गई आपको। यस सर। टेबल समझ में आ गई। अब u की वैल्यू निकाल लो। अब u पता है आपको, अब देखो u कैसे निकालोगे, एक आपको इसके बीच के मार्क्स चाहिए, तो एट x इज इक्वल टू 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 31, 40 से नीचे कितने 31। आपको क्या सा नंबर चाहिए 40 से 45 के बीच में, 40 to 45। तो अब आप क्या वैल्यू निकालोगे, 40 से नीचे तो पता है, अगर हम 45 पे वैल्यू निकाल लें और फिर दोनों को माइनस कर दें तो बीच के स्टूडेंट आ जाएंगे। नहीं, मैंने जो बोला वो समझ में आया कि नहीं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना है जो 40 और 45 के बीच मार्क्स पाए हैं। तो 40 से नीचे कितने पाए हैं 31। अब अगर हम 45 में कितने पाए हैं वो कैलकुलेट कर लें तो 40 के नीचे वाले आ जाएंगे, 45 पे आ जाएंगे, और फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो बीच के स्टूडेंट आ जाएंगे। यस सर। नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया अभी भी, आ गया सर। आ गया। तो एट x इज इक्वल टू 45 u इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस x0 अपॉन h। x कितना है 45, x0 कितना है ये, और h कितना है
10। है ठीक है, कर लोगे, यस सर। आगे कर लोगे, Yes, sir. है अब आगे Yes, कर लोगे। यस सर, कर लेंगे। अच्छा ऐसे करना है इसकी, ठीक है। तो ये आज अपन ने इक्वल इंटरवल के क्वेश्चन कर लिए, कल अपन अनइक्वल इंटरवल के क्वेश्चन करेंगे, उसमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रांज फार्मूला दोनों करेंगे। आज के दोनों के आप कुछ क्वेश्चन घर में और कर लीजिएगा, कल 2 और कर देंगे, ये यूनिट खत्म हो जाएगी। वो बस बचेगा एक थोड़ा सा है वो रिलेशन बिटवीन ऑपरेटर्स, तो वहां से बहुत कुछ आता नहीं है, पहले भी इतना पढ़ेंगे, फिर दूसरी यूनिट का वो पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, तो वो यूनिट खत्म हो जाएगी। तो 3 यूनिट इधर की खत्म हो जाएंगी, चौथी आपकी प्रोबेबिलिटी चली रही है, फिर 1 यूनिट बचेगी, वो भी आगे पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। चलिए।